सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते हुए गुरुदेव को नमन करती हूँ और आज का विषय आरंभ करते हैं। जैसा कि आपने देखा पहले ही थंबनेल में, आज हम व्यक्तित्व की प्रकृति पे बात करेंगे। व्यक्तित्व, अक्सर हम लोग प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं और देखते हैं कि कुछ लोग सफल, कुछ लोग असफल, कुछ लोग कम बुद्धि के होने वाले, कम ज्ञानी जो लोग हैं वो लोग भी हमसे आगे निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, और हम पीछे रह जाते हैं, या हम आगे निकल जाते हैं और बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी होता है वो भी पीछे रह जाता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं? अक्सर सभी लोग उसको व्यक्तित्व का ही नाम देते हैं कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही नाइस पर्सन है। ऐसा हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते देखते चले आए हैं। व्यक्तित्व का अर्थ आम लोग अक्सर हाव भाव, बोलचाल, या जो हमें अच्छा लगता है उसका व्यक्तित्व अच्छा है, जो बुरा लगता है उसका व्यक्तित्व बुरा है, ऐसा ही मानकर चलते हैं और इसी को व्यक्तित्व मानते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने आज के समय में बहुत सारे रिसर्च किए और उसके आधार पर कुछ अलग ही बताया है। तो उसको समझने के लिए हमें व्यक्तित्व का गहन अध्ययन करना पड़ेगा और इसके लिए हम व्यक्तित्व को जानेंगे। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनालिटी, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पर्सोना यानी मास्क, मास्क मीन्स मुखौटा, मुखौटा का मतलब जो आम लोग जो समझते हैं वही होता है कि जैसे कि दुर्गा पूजा या जब भी आप देखते होंगे कोई मेला लगता होगा तो वहाँ पे बहुत सारे मुखौटे बिकते रहते हैं, जिसको कि हम अपने फेस पे लगा लेते हैं और बच्चे अक्सर खेलते हैं। और होली में भी हम देखते हैं कि मुखौटा लोग लगाते हैं। तो वह मुखौटा किस लिए लगाते हैं? सामने वाला व्यक्ति पहचान ना पाए। तो सेम वही अर्थ यहाँ पे जो पर्सोना शब्द है और जो पर्सनालिटी शब्द बना उसका होता है मुखौटा, कि एक आवरण लगा हुआ है, एक आवरण चढ़ा हुआ है आपके फेस पे। तो ये एक सामान्य अर्थ है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहन अध्ययन किया गया और आज के समय में मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। बहुत अच्छा सिद्ध बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारी सिद्ध परिभाषाएं हैं जो कि हर तरह से प्रयोग परीक्षण से गुजरने के बाद तो फिर आपके सामने प्रेजेंट हुई हैं। और इसके लिए जब हम व्यक्तित्व को जानते हैं तो ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और आगे इस प्रतिस्पर्धा, इस प्रतियोगिता के दौर में हम दूसरों से आगे निकलने के लिए हमें व्यक्तित्व का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम ये इन परिभाषाओं को देखना पड़ेगा, हमें इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययनों का अर्थ केवल व्यक्तित्व इतिहास से था। इसके बाद इसके विषय सामग्री को ढूंढने का प्रयास करने लगे और व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे अध्ययन होने लगे। 1930 तक व्यक्तित्व अध्ययनों में अधिकांश प्रचलित पुस्तकें मनोविश्लेषण की थीं, जो कि आप जानते हैं फ्रायड ने उसी टाइम पर्सनालिटी का साइको एनालिसिस थियरी भी दिया था। आगे देखते हैं। स्टैगनर 1936 ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी प्रकाशित करवाया। यह पुस्तक व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को क्रमबद्ध रूप में सरलता से अधिक महत्व दी। इस पुस्तक में मेन सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पर ही ज़्यादा फोकस किया गया, अन्य कारकों पे उतना नहीं। G.W. आलपोर्ट 1937 की पुस्तक पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन प्रकाशित हुई। पुस्तक में व्यक्तित्व की व्याख्या स्टैगनर की पुस्तक से अधिक क्रमबद्ध गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से की गई थी। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके परिवेश में उसका अनोखा समायोजन निर्धारित करता है। यह आलपोर्ट की परिभाषा थी, जो कि हिंदी में ट्रांसलेट मैं बता रही हूँ और इंग्लिश में इस तरह से है, देखिए। पर्सनालिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट
determine his unique adjustment to his environment। यह 1937 में आलपोर्ट ने यह परिभाषा दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह परिभाषा आज भी मान्य है और सबसे अच्छी परिभाषाओं में आलपोर्ट की परिभाषा मानी जाती है। G.W. आलपोर्ट फादर ऑफ पर्सनालिटी भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही व्यक्तित्व की सही परिभाषा दी और व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। और उस वक्त के 11वें मनोवैज्ञानिक के रूप में इनका प्रभाव था, लोग जानते थे, माना जाता था। आगे देखते हैं। आलपोर्ट की परिभाषा में समाहित सभी सैद्धांतिक विचार गत्यात्मक संगठन। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थिर प्रकार का नहीं है, उसमें परिवर्तनशीलता और गतिशीलता है। गत्यात्मकता का अर्थ नए नए गुणों या शील गुणों के प्रकट होने से नहीं, बल्कि उसके शील गुणों से विचलन और परिवर्तनों से है। इन परिवर्तनों और विचलनों के कारण ही व्यक्तित्व का मापन कठिन है, जबकि बुद्धि व्यक्तित्व की अपेक्षा सरलता से मापी जा सकती है। नेक्स्ट है संगठन एवं व्यवस्था। संगठन व्यक्तित्व संरचना से संबंधित सभी भाग या गुण या शील गुण व्यक्तित्व के केंद्रक, जिसे हम आत्म संप्रत्यय से समझ सकते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई होती है। व्यक्तित्व की दृष्टि से सामान्य व्यक्तियों में यह शील गुण केंद्रक से बहुत अच्छी तरह से संबंधित रहते हैं, जबकि दूसरी ओर असामान्य व्यक्ति में इन शील गुणों में संगठन के स्थान पर विघटन होता है। व्यक्तित्व जितना ही असामान्य होता है, उस व्यक्ति के इन गुणों और शील गुणों में उतना अधिक विघटन आपको दिखाई देगा। अगला है, नेक्स्ट है मनोदैहिक। मोटे तौर पर व्यक्तित्व में मुख्य रूप से दो तरह के तंत्र होते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक तथा दूसरा शारीरिक तंत्र या दैहिक तंत्र। यह दोनों ही तंत्र एक दूसरे से पूर्णतया अलग होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दोनों तंत्र आपस में क्रिया प्रतिक्रिया अंतःक्रिया करते हैं। मनोवैज्ञानिक तंत्र आदतें, अभिक्रिया, अभिवृत्ति, संवेगात्मक अवस्थाएं, प्रेरणाएं और विश्वास आदि आते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति के भौतिक या शारीरिक तंत्र में शारीरिक विशेषताएं होंगी, जैसे उसका रंग रूप, लंबाई चौड़ाई, शारीरिक अवस्थाएं और ग्रंथीय अवस्थाएं, ये सब आएंगी। एक व्यक्ति के व्यवहार का यदि ध्यान से अवलोकन करें तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति के प्रत्येक विशिष्ट कार्य का रूप क्या होगा, यह उसके व्यक्तित्व का मनोदैहिक तंत्र निश्चित करता है। एक बार एक अभिवृत्ति, आदत या कोई भी इस प्रकार का गुण जब किसी उद्दीपक से उद्दीप्त होता है, तब इसके कारण व्यक्ति के विशिष्ट कार्य या अनुक्रियाएं घटित होती हैं। व्यक्ति को और अधिक अच्छे तरीके से पहचानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को और देख लेते हैं और मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। आइजेंक 1952 के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति एवं शारीरिक गठन का लगभग एक अस्थायी और टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड 1960 ने बताया व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है। नेक्स्ट, आइजेंक 1972 ने कहा कि व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं का व्यक्तित्व सापेक्ष रूप से वह स्थिर संगठन है जिसकी उत्पत्ति जैविक अंतर्नोदों, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। मन 1953 के विचारों से व्यक्तित्व की परिभाषा
उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताएं और अभिक्षमताएं सम्मिलित हैं। बैरन 1993 ने कहा कि सामान्यतः व्यक्तित्व की परिभाषा उसके विशिष्ट संवेगों, चिंतनों और व्यवहार के सापेक्ष रूप से स्थिर नमूने के रूप में की जा सकती है। नमूने मीन्स पैटर्न। L.A. परवीन 1996 व्यक्तित्व किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के इन संरचनात्मक और गत्यात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी परिस्थिति के प्रति विशिष्ट प्रत्युत्तरों द्वारा परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट, D.N. श्रीवास्तव 2000 ने लिखा है कि व्यक्तित्वशील गुणों चिंतन, भाव, संवेग, ज्ञान शक्ति, अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं और व्यवहार का सापेक्ष रूप से अस्थायी, गतिशील, विशिष्ट नमूना है जो वातावरण की परिस्थितियों के साथ व्यक्ति के समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की परिभाषाओं के अभिग्रहों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आइए हम व्यक्तित्व को और विस्तृत तरीके से समझते हैं और अच्छे से हम किसी व्यक्ति को इन पॉइंट्स के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो पहला क्या है? मानव व्यवहार अन्य योनियों की अपेक्षा अनोखा या भिन्न है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में संप्रत्यात्मक चिंतन और भाषा की योग्यता होती है जिसके कारण वह अन्य योनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वह अनुभव और चिंतन दोनों ही कर सकता है। अन्य योनियों की तुलना में मनुष्य में परिपक्वता अपेक्षाकृत कुछ अधिक समय से अथवा धीमी गति से विकसित होती है। भाषा के माध्यम से एक दूसरे से हम संप्रेषण कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। अक्सर हम ये और योनियों में नहीं हो पाता, देखने में मिलता है। दूसरा क्या है? मानव व्यवहार जटिल है। मानव व्यक्तित्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार की जटिलता को समझा जाए। यह हम आमतौर पे देखते हैं कि हर व्यक्ति का व्यवहार एक दूसरे से भिन्न है और अगर एक ही व्यवहार वह करता है, सभी एक ही व्यवहार भी करते हैं तो उसका कारण उसके मूल में जाएंगे तो आपको भिन्न भिन्न कारण मिलेंगे और उसकी भिन्न भिन्न क्लियरिटी आएगी, समझ में आएगा कि ये क्या है। व्यवहार में विशेषता दिखाई देती है। तीसरा है सदैव व्यवहार वह नहीं होता जो प्रतीत होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो सामने से वह बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में कोई और बात हो सकता है कि आपसे वो मीठी मीठी बातें कर रहा है तो उसका कोई और उद्देश्य हो, उसका कुछ रीजन हो। तो इसके कारण यहाँ पे व्यवहार सदैव ही वह नहीं होता जो प्रतीत होता है, जो दिखता है। हमको उसके पीछे भी देखना ज़रूरी होता है कि आखिर यह व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है। इस पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और करना चाहिए, तभी हम सही व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे। व्यवहार के निर्धारकों की न तो सदैव जानकारी होती है और न सदैव नियंत्रण ही रहता है। यह भी एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवहार के निर्धारकों की न तो सदैव जानकारी होती है, मतलब कि क्या निर्धारक हैं, क्या रीजन है, उसका क्या कारण है, किस रीजन से, किस पर्पस से सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ यह व्यवहार कर रहा है, वह नहीं मालूम और नियंत्रण भी नहीं होता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई व्यवहार करता है, हो सकता है कि वह आपके मन का व्यवहार नहीं करता हो, तो आप उस पर भी अंकुश नहीं लगा सकते हैं, नहीं किसी तरह से उसको रोक सकते हैं। और दूसरी बात, यह अपने
अपना भी होता है कि अगर हम किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम होता कि हम उससे नाराज़ हैं या हम उससे खुश हैं, और हम अचानक में व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। 1961 में आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में अंतिम 5 शब्दों को बदलकर थोड़ा संशोधन इस प्रकार किया। यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट की जगह पर कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट को सम्मिलित किया गया। अभी तक बहुत सारी परिभाषाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया, बहुत सारी परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा और बहुत कुछ समझा, लेकिन ऐसे मैं एक संक्षेप रूप में आपको बताऊं तो आज के समय में जो चीज़ें जो देखने में आ रही हैं, आप अक्सर देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम एक दूसरे से पूछते दिखाई देते हैं, लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं और अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम दूसरों से भिन्न हों। भिन्न होने से अर्थ यह भी है कि हम अपने कहीं भी ऑफिस में एक एम्प्लॉय के रूप में या फिर किसी भी जगह अपनी मित्र मंडली में, दोस्तों के बीच एक अपनी छाप, एक अपनी पहचान बना सकें, एक अच्छे दोस्त साबित हो सकें, लोग एक साबित क्या मतलब लोग मुझे पसंद करने लगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें उपलब्धि की ओर ले जाती हैं। इन सब चीज़ों, एक व्यक्तित्व अच्छा होने से सभी लोग उस व्यक्ति के तरफ आकर्षित होते हैं उसके। और एक सामान्य रूप में एक चीज़ और भी देखने में आता है कि जो खुशमिजाज व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो खुशमिजाज होते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं और लोगों को उनसे बातें करना, उनकी बातों को सुनना, उसमें बहुत रुचि लेते हैं लोग, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा मान लेते हैं। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति मतलब ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन वो दूसरों के बीच सामाजिक रूप से पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वह खुशमिजाज नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें उदासीनता दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो इस तरह की स्थितियां जब दिखती हैं तो वह व्यक्ति कम पसंद किया जाता है, और कहीं ना कहीं वो ज्ञान के माध्यम से ज़रूर वो उपलब्धि हो सकता है कि प्राप्त करे, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर जो इस तरह से जो एक उन्नत व्यक्तित्व के लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं और हर लक्ष्य को प्राप्त करना उनके लिए अपेक्षाकृत दूसरे वाले से ज़्यादा आसान होता है। तो ये भी चीज़ है कि एक बात यह भी आती है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह की बातें हैं तो व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और यही सोच करके बहुत सारे लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, बहुत तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिभाषाओं से निष्कर्ष निकला है वह यह भी होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में जो भाव हैं, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, जो चीज़ें आपके मन में कहीं ना कहीं अंदर हैं, वह भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। और हमें यह चीज़ न देख करके हमें तो यह देखना है, चूँकि हम यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल पे, व्यक्तित्व के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए इस चैनल पे उपस्थित हुए हैं, तो मेन उद्देश्य यह है कि हम व्यक्ति को पहचानना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें हैं कि आप जब इस चैनल के माध्यम से आप और सारे वीडियोज़ देखेंगे तो आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, और आप एक आपका दृष्टिकोण ही अलग बदल जाएगा, और व्यक्ति को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि वह व्यक्ति जो सामने हमारे उपस्थित हुआ है, जो मीठी मीठी बातें कर रहा है या फिर जो कुछ कह रहा है, या हो सकता है वो हमसे नाराज़ है, तो क्या उसका रीज़न सही है या गलत है, क्या उसके उद्देश्य की पूर्ति मतलब क्या कौन सा विचार उसका है, कौन सा है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, जिससे कि वह अपनी उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहा है, और हो सकता है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति से आपका कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों से आप बच सकते हैं, और आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, क्योंकि आप व्यक्ति की पहचान करना अच्छे से जान जाएंगे। तो जब आप किसी की पहचान करना जान जाएंगे तो सामने कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन
कौन सा व्यक्ति आपके लिए लाभप्रद है और कौन सा व्यक्ति आपका नुकसान चाहता है या आपका दुश्मन है, इसको भी आप भली भांति पहचान लेंगे। और इस समाज में रहने के लिए हम पहचानते ज़रूर हैं कि लोग, जैसे अगर आपकी सूझ विकसित हो जाती है या जिन लोगों की भी सूझ विकसित है, जो लोग भी व्यक्तित्व पहचानना जानते हैं, वह भी न्यूट्रल के ही भाव में रहते हैं, क्योंकि इस समाज में हमको जीना है और आगे बढ़ना है यदि, तो सबको एक साथ लेकर ही चलना होता है। और व्यक्तित्व जानने का मतलब यह होता है कि आप उसको जानते हुए अपने एक लक्ष्य केंद्रित दिशा में अग्रसर हों और किसी को तकलीफ न दें। ये नहीं है कि, लेकिन यह बात होती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपके पक्ष का नहीं है तो आप उनकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे और आप उनकी बातों को देखकर संभल कर चलने की कोशिश करेंगे। आप उस व्यक्ति से सतर्क रहेंगे, इतना ज़रूर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और आगे आपको और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा, जिससे कि और ढेर सारी वीडियोस इस पे चैनल पे मैं आपको दे सकूं और ज़्यादा ज्ञान व्यक्तित्व के बारे में दे सकूं। और मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मैं इसके माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से या कुछ अध्ययन जो कि स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ किताबों का भी ज्ञान, जो परिभाषाएं हैं, जो एक सिद्ध बातें कही गई हैं, जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनको भी मैं इस चैनल के माध्यम से अगले वीडियोस में दूंगी। तो इस चीज़ से बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।